ओमकार, फ्रांसिस और अनीता काफी देर से चलते ही जा रहे थे। सूरज लगभग सर पर चढ़ चुका था और धूप काफी गर्म थी। तभी अचानक उन्हें एक आदिवासी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता दिखाई दिया। सब लोग रुक जाओ, नकुल कोई संदेशा लेके आया है। बांके के आदेश देते ही पूरा काफिला रुक गया। तब तक वो आदिवासी भी उनके पास पहुंच चुका था। सरदार, सरदार! क्या हुआ नकुल? क्या खबर लाए हो? अंग्रेजा का काफिला रुक गया है सरदार। वो अभी आगे नहीं बढ़ सके हैं। क्यों? क्या हो गया? सब गोमा मैया का खेल है सरदार। आगे गोमा मैया पर जो लकड़ी का पुल था ना, वो टूटा पड़ा है। आसपास के मछुआरे बता रहे हैं कि भारी बैलगाड़ियों का टोला उस पर से निकला था, बस उनका भारू ना सह पाया। अब अंग्रेज उस पुल के ठीक करने में लगे हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर लाए हो नकुल। इधर से कितना दूर है अंग्रेजन का काफिला? करीब 5 कोस आगे रुके हैं सब। और सरदार, उन अंग्रेजा का सरदार बहुत खतरनाक है। मछुआरे बता रहे हैं कि वो एक मछुआरे को खाली इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसको झुक के सलाम नहीं किया था। वो सब बता रहे हैं कि पूरा जल्लाद है, यू जल्लाद। तब तो और मजा आएगा। ओमकार! बांके ने जोर से आवाज दी और ओमकार दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। क्या हुआ बांके भाई? अंग्रेज आगे रुक गए हैं। नदी का पुल टूटल पड़ा है। लगत है कि हमें दिना में मौका मिल जाए। अभी हम थोड़ा विश्राम कर भाई, फिर तू और हम आगे जाकर अंग्रेजन की व्यवस्था का मुआयना कर भाई। ठीक है? ठीक है बांके भाई। सब लोग थोड़ा विश्राम कर लो। हम लोग हल्का फुल्का आराम करके आगे बढ़ेंगे। आज कोई अंग्रेज गोमती मैया के पार ना कर पाई। जय रुद्र! जय रुद्रा! बांके का निर्देश मिलते ही सभी आदिवासी चारों तरफ फैल गए। वो एक घेरा बनाकर विश्राम कर रहे थे ताकि चारों तरफ नजर भी रख सके। ओमकार ने अनीता को देखा जो कुछ खोती हुई लग रही थी। वो तुरंत उसके पास जा पहुंचा। अनीता जी, आप इतनी चुप क्यों हैं? आखिर आपका ध्यान कहाँ है? ओमकार का सवाल मानो अनीता को सुनाई ही नहीं दिया। वो बस किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये देखकर फ्रांसिस ओमकार के पास आया और उसके कानों में बोला, ओमकार, मिस अनीता को मैं देखता हूँ। तुम इस बांके के साथ आगे का स्ट्रैटेजी प्लान करो। ओमकार ने फ्रांसिस की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आंखों ही आंखों में उसकी बात से सहमति जताई और बांके की ओर बढ़ गया। उधर फ्रांसिस अनीता से बात करने की कोशिश करने लगा। मिस अनीता, आई नो आप काफी टेंशन में हैं, बट ट्रस्ट मी, जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक हो जाएगा। हम व्लाद को बचा लेंगे और आपके ब्रदर रामदास को भी ढूंढ लेंगे। फ्रांसिस की बात सुनकर अनीता ने एक पल उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में उसका जवाब दिया। पास्टर फ्रांसिस, आई नो हम व्लाद को सेव कर लेंगे। मैं उसको लेकर वरीड नहीं हूँ। मैं रामदास के लिए भी वरीड नहीं हूँ। आई नो व्लाद ने उसको सेफली रखा होगा। देन व्हाट इज द मैटर मिस अनीता? आप इतनी लॉस्ट क्यों हैं? आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। अनीता ने एक बार फिर फ्रांसिस की तरफ देखा और फिर उसने हिम्मत करके अपनी बात कही। मेरी चिंता का टॉपिक कुछ और है पास्टर। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या आपका मतलब आपके स्क्रीमिंग एपिसोड से है? यस पास्टर, मैं उन स्क्रीम्स को समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आप मुझसे पूरी बात शेयर करेंगी तो पॉसिबली मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगा। क्या इन स्क्रीम से पहले आपको कुछ विजन्स आते हैं? फ्रांसिस का सवाल सुनकर अनीता शॉक्ड हो गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो चुकी थी। हाउ? पास्टर, आपको कैसे पता कि मुझे विजन्स आते हैं? मैं एक वैन हेल्सिंग हूँ मिस अनीता। पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल की स्टडी हमारा फैमिली बिजनेस है। मैंने अपने एंसेस्टर्स स्पेशली अब्राहम वैन हेल्सिंग की बहुत सी मेमोइर्स पढ़ी है। उनमें ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स का मेंशन है जहाँ सब्जेक्ट को कोई खतरनाक विजन आता था। बस मैंने वही से एक गैस किया था आपकी कंडीशन को लेकर, एंड समथिंग टेल्स मी कि मैं सही बोल रहा हूँ। राइट मिस अनीता? आप बिल्कुल सही हैं पास्टर। मुझे भी कुछ ऐसे ही विजन्स आ रहे हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कैसे विजन्स? यू कैन टेल मी। हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। पहली बार जब ये हुआ था तब सब कुछ बहुत ब्लर था। मुझे किसी का फेस नहीं दिखा, लेकिन मैंने एक कटार देखी, एक डैगर किसी के नेक पर रखा हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो कटार बस उस नेक को काटने वाली थी। इट मीन्स आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, बस किसी इवेंट के ग्लिम्पसेस दिख रहे हैं। Maybe.
पर आज जब मैंने बाकी का हाथ छुआ तो मैंने देखा उसकी डेड बॉडी एक नोज में लटकी हुई थी। He was dead। मैंने बहुत क्लियरली उसकी डेथ देखी और इसीलिए मुझे डर लग रहा है। अनीता की बात सुनकर फ्रांसिस सोच में पड़ गया और फिर अचानक वो जोर से बोल पड़ा। Damn it! I know ये क्या हो रहा है। I know मिस अनीता कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? Premonition। I don't know how but आपके पास power of premonition है। आप फ्यूचर देख पा रही हैं। फ्यूचर? बट कैसे? और आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मे बी आपके साथ जो काशी में हुआ उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आई डोंट नो बस ये आपकी पावर ऑफ प्रेमोनिशन ही है। अब जैसे कि आपने जो नेक पर रखा हुआ डैगर देखा, वो सेम इंसिडेंट आपके उस इवेंट के बाद मेरे साथ हुआ था। हाँ, you're right। बट इसका मतलब कि ओह नो, इसका मतलब बाकी की डेथ। हमें बाकी को रोकना होगा वरना व्लाद को बचाने के चक्कर में उसकी डेथ हो जाएगी। फ्रांसिस और अनीता दोनों शॉक्ड थे। दोनों को खतरे का एहसास हो चुका था और दोनों तुरंत उस दिशा में भाग पड़े जिधर बाके और ओमकार गए थे। फ्रांसिस और अनीता एक अनहोनी को रोकने के लिए निकल पड़े थे। उधर नर्क में लूसीफर की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। नर्क की गहराइयों में एक बड़े और भयानक गेट के सामने लूसीफर की सेना आ रही थी। कहीं दूर दूर तक आग के शोले उनके रास्ते को चमका रहे थे। लूसीफर एक उड़ते हुए रथ पर सवार था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसके पीछे उसकी सेना के सैनिक भी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। वीरो, आउरी, नर्क के देवता, बाहर आओ, बाहर आओ और मेरी सत्ता को स्वीकार करो अभी। सामने एक बड़ा सा गेट था। अचानक धीरे धीरे उस गेट के सामने एक रोशनी का दायरा बनने लगा और वीरो, जो मायूरी के नर्क का देवता था, गेट के सामने प्रकट हुआ। उसका सर झुका था और हाथ जुड़े हुए थे। लूसीफर, महान लूसीफर, महाशक्तिशाली लूसीफर, मैं समर्पण करता हूँ। मैं आपका दास हूँ। आपकी शक्ति के आगे मैं अपना सर झुकाता हूँ। लूसीफर ने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके अपने हाथ हवा में उठाए, मानो अपनी विजय का ऐलान कर रहा हो। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जिसमें घमंड साफ झलक रहा था। बहुत खूब वीरो, बहुत खूब। इसी तरह एक एक करके सब मेरे सामने झुकेंगे। मुझसे कोई बच नहीं सकता। सब अंतिम में मेरी शरण में आएंगे और मैं बनूंगा इस ब्रह्मांड का एक लौता भगवान। लूसीफर के साथ उसकी सेना भी जोर जोर से हंस रही थी। वीरो ने अपना सर उठाया और एक पल के लिए उसने लूसीफर के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मगर एक बात है महाराज, कुछ मौत के देवता इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं आपको रोकने के लिए। मैंने सुना है वो आपका सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। वीरो की बात सुनकर लूसीफर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर एक नई चमक दिखने लगी। उसकी आंखों में एक आग थी। एक शैतानी हंसी उसके चेहरे पर फैल गई थी। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी खबर दी है तुमने। इसका मतलब शिव के बनाए नियम का कोई भी नर्क स्वामी एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं बनाएगा। वो नियम टूट रहा है और वो भी मेरे डर से। देखो शिव, तुम्हारे डर से ज्यादा अब मेरा डर भारी पड़ रहा है। लेकिन चाहे पूरा नर्क एक हो जाए, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। बोलते बोलते लूसीफर ने अपनी तलवार निकालकर हवा में लहरा दी। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकेगा वीरो। तुमने अच्छा किया जो सरेंडर कर दिया। अब देखते हैं कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है, क्योंकि जो भी सामने आएगा मेरी सेना के पैरों के नीचे अनुबिस की तरह कुचल दिया जाएगा। उधर वीरो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग सी शैतानी दिख रही थी और उसके सामने खड़ा लूसीफर
अपने जीत के ख्यालों में खोया हुआ अपनी सेना को देखकर खुश हो रहा था। नर्क का एक और हिस्सा लूसीफर की सत्ता का भाग बन चुका था। लूसीफर को रोकने वाला शायद अब कोई नहीं था, और जो था वो इस समय धरती पर कैद में बंद था। रूट की बनाई विशेष कैद में बंद ड्रैकुला।